हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, फैट के बारे में यानी वसा के बारे में पढ़ा था। हमने वसा के बारे में पढ़ा कि वसा से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, वसा जो है जब वह उसका जल अपघटन होता है तो वह किस रूप में टूटता है, और क्या देखा हमने कि वसा जो है वह किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो कि क्या था, ईस्टर बॉन्ड से। ठीक, और हमने क्या देखा था कि वसा का क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो वसा का रासायनिक नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। और हमने क्या सब पढ़ा कि वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। वसा किस में घुलनशील, वसा में कौन कौन क्या घुलनशील होता है, क्या नहीं घुलनशील होता है, इसके बारे में हमने देखा। वसा जो है वह किस में घुलती है, ये देखा था कि जो कि वसा जो है जल में नहीं घुलनशील होती है और किस में होती है, और अगर ये घुलनशील होती है जिसमें, तो ये इसको किसने बताया था, ये हमने समझा था। फिर हमने फैट और आयल के बारे में देखा था। ठीक, और फैट और आयल के बारे में देखने के बाद हमने क्या है, वसा का वर्गीकरण किया था। वसा का वर्गीकरण हम लोगों ने 3 रूपों में किया था। कौन कौन सा, एक सरल, दूसरा संयुग्मी और तीसरा क्या है, व्युत्पन्न। सरल के बारे में हमने देखा कि ये सरल जो होता है, इसे ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। इसे सरल को क्या, पहला हमने क्या देखा था, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। सरल को देखा, सरल, संयुग्मी, और क्या देखा, व्युत्पन्न। और सरल को क्या है, ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं, जो सरल होता है। इसका जल अपघटन होने पर हमें 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन होने पर 1 ग्लिसरॉल और क्या, 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। और क्या हमने देखा था कि ये हो गया, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या संयुग्मी में देखा था। संयुग्मी जो होता है इसे ही क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं ना। इसे क्या होता है, इसमें फैट के साथ कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं ना। कौन कौन सी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, और क्या पढ़ा था कि जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड पढ़ा ना, फास्फोलिपिड, और क्या, सल्फोलिपिड देखा था हमने। क्या, सल्फोलिपिड के टूटने पर सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या हमने इसको देखा, सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या, फैटी एसिड, और क्या प्राप्त हुआ था, और एल्कोहल प्राप्त हुआ था ना, और अल्कोहल मिला था। तो ये 3 चीज़ें मिली थी, सल्फ्यूरिक एसिड, फैटी एसिड और एल्कोहल। ठीक है, और क्या, ये सल्फोलिपिड हो गया। उसके बाद हमने, ये पहला था, ये दूसरा, और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा कि फास्फोलिपिड हो गया, सल्फोलिपिड हो गया, और लिपोप्रोटीन में हमने क्या देखा था कि लिपोप्रोटीन जो होता है ये हमारे ब्लड में उपस्थित होता है। लिपोप्रोटीन जो होता है ये हमारे ब्लड में उपस्थित होता है। हमारे शरीर में वसा के स्थानांतरण को, यही मतलब वसा को पूरे शरीर में जहाँ इसकी अवस्था होती है, लिपोप्रोटीन के द्वारा ही पहुँचता है। हमने लिपोप्रोटीन के बारे में कुछ चीज़ें समझी थी। ये 3 होती हैं ना, कौन कौन सी, ये 3 होती हैं। एक होता है LDL, पहला क्या होता है कि LDL ना, LDL। दूसरा क्या होता है, VLDL। तीसरा क्या होता है, HDL। तो पहला LDL, दूसरा VLDL, तीसरा HDL। तो ये 3 होती हैं। ठीक, लिपोप्रोटीन कितनी हुई, 3 हुई। तो हमने लिपोप्रोटीन के बारे में क्या देखा था कि ये जो होता है इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और इसके बारे में, इन तीनों के क्या कार्य होते हैं, इसको हमने कल समझाया था। आज अगर आप नोट करना चाहें तो अपने तरीके से इसको थोड़ा बहुत नोट करवा दे रहे हैं। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो है ये भूलेगी भी नहीं और याद भी रहेगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होता है, हमने क्या लीवर का ये फिगर बनाया था कि इसमें ये ना
इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले VLDL ये क्या होता है, लीवर से कुछ क्या करता है, फैटी एसिड लेके आता है। क्या करता है, लीवर से कुछ फैटी एसिड लेकर क्या करता है, रक्त नलिकाओं में छोड़ देता है। तो क्या करता है कि लीवर से कुछ फैटी एसिड लेकर रक्त नलिकाओं में छोड़ देता है। ठीक, रक्त नलिकाओं में छोड़ देता है। तो VLDL क्या किया कि लीवर से क्या लिया, फैटी एसिड लिया और कहाँ पर छोड़ा, ये रक्त नलिकाओं में छोड़ा। और जैसे ही यह रक्त नलिकाओं में पहुँचता है, जब ये छोड़ देता है तो क्या होता है, और उसके बाद क्या करता है, और जैसे ही लीवर से फैट निकलता है और ब्लड के संपर्क में आता है, और ब्लड के संपर्क में आता है, और जैसे ही लीवर जो होता है वह लीवर से फैट निकलता है और ब्लड के संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि इसके संपर्क में आता है, तो यही VLDL ना, ये जो आया यहाँ पर, तो यही VLDL किस में कन्वर्ट हो गया, LDL में। किस में, LDL में। यही VLDL LDL में कन्वर्ट हो जाता है, LDL में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या करता है, इसी रूप में ये क्या करता है, यह रक्त में चिपक जाता है ना। जैसे ही यहाँ से ये फैट निकला तब उसके बाद, तो यही जब यहाँ पर पहुँचा था VLDL, तो यही VLDL किस में कन्वर्ट हो गया, LDL में। ठीक है, और जब ये चिपक गया यहाँ पर LDL में होके, तो यहीं पर जो होता है, ये रक्त का प्रवाह सही से नहीं हो पाएगा, रक्त का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। जब इतना हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है कि HDL जो होता है, और जब जिससे जो पतली इसकी जो होती है, जो इसकी नलिकाएँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं, और इससे रक्त का फ्लो जो होता है वह रुकने लगता है, नहीं हो पाता है। इसी वजह से हृदयाघात वगैरह की दिक्कतें आती हैं। तो जब ये इतनी दिक्कतें होती हैं, जब इतना हो गया, उसके बाद क्या होता है, HDL जो होता है, HDL जो है वह जाएगा और रक्त नलिकाओं में जो जमा है, क्या यही जो जमा है LDL, उसको लेकर लीवर के बाइल जूस से जो होता है यह अभिक्रिया करवाता है, जिससे इसके अभिक्रिया करवाने पर जो LDL होता है वह टूट कर ख़त्म हो जाता है या टूट कर समाप्त हो जाता है। तो यही क्या है, यही इसकी पूरी एक तरीके से यही इसका कार्य है। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा था, ग्लाइकोप्रोटीन हमने देखा। अब हम ग्लाइकोलिपिड देखा था, लिपोप्रोटीन देखा, फिर हमने क्या देखा था कि ग्लाइकोलिपिड। ठीक, अब हम देखेंगे, आज ये इतना हो गया, अब हम देखेंगे व्युत्पन्न। ठीक, व्युत्पन्न लिपिड, इसे क्या बोलते हैं, मतलब उत्पन्न हुआ है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड। लिपिड्स। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या देखेंगे कि जब सरल वसा या संयुग्मी लिपिड को तोड़ने की प्रक्रिया, जब सरल वसा या संयुग्मी लिपिड को तोड़ने की प्रक्रिया होगी, तो जो जल अपघटन के दौरान तोड़ने की प्रक्रिया में जल अपघटन के दौरान
में जल अपघटन के दौरान जो नया पदार्थ बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा उसे ही क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड लिपिड बोलते हैं। तो हम एक बार फिर से इसको देखते हैं कि जब सरल वसा, या हमने जो कि हम सरल वसा पढ़े हैं जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, जो क्या होता है, और जब क्या होता है कि जब सरल वसा या संयुग्मी लिपिड को तोड़ने की प्रक्रिया में, और जो संयुग्मी था ना, उसको जो है उसको तोड़ने की प्रक्रिया में जब जल अपघटन होगा तो इसके दौरान जो नया पदार्थ बनेगा वही जो होता है ड्राइव्ड लिपिड कहलाता है। ये क्या होते हैं, ड्राइव्ड लिपिड जो होते हैं ये भी कई होते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, पहला कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा क्या होता है, पादप कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा क्या होता है, अर्गो कोलेस्ट्रॉल। पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये कितने थे, ये तीन हम लोगों को तीन पढ़ने हैं, कोलेस्ट्रॉल, पादप कोलेस्ट्रॉल, अर्गो कोलेस्ट्रॉल। एक एक करके इसको भी समझेंगे कि जो क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो हो गया ये कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल में देखिए स्टेरॉल शब्द आ रहा है। अब ये पहले इसको समझते हैं कि स्टेरॉल क्या है। स्टेरॉल जो होता है, ये देखिए जो ये स्टेरॉल, जो होता है ये क्या होता है, ये पौधे किसमें पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले, जो जटिल मोनोहाइड्रॉक्सी होते हैं, पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले जटिल मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल होते हैं, जो जटिल मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल होते हैं, और इसमें फैटी एसिड भी होते हैं। ठीक है, जटिल मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल और फैटी एसिड होते हैं, यही क्या कहलाता है, फैटी एसिड होते हैं, यही स्टेरॉल कहलाता है। पौधे और जंतु में क्या जटिल होता है, जटिल मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल और क्या, फैटी एसिड। ठीक, आगे देखते हैं ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये तो स्टेरॉल हो गया, अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है, ये जो होता है ये हमारी त्वचा, कोलेस्ट्रॉल हमारी त्वचा के नीचे जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, उसी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है।
त्वचा पर जब क्या होती है, त्वचा पर जैसे ये जो त्वचा है इसके नीचे जो फैटी एसिड है उसी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जो होता है ये विटामिन D3 में बदल जाता है। तो हमने क्या देखा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी त्वचा के नीचे जो फैटी एसिड होता है उसमें पाया जाता है और सूर्य की किरणें पड़ने पर वह किसमें, विटामिन D3 में बदल जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। देखिए ये जो हो, ये क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक, कितना होना चाहिए कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी, 150 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। और क्या ये उतना कितना होना चाहिए, 150 से 200 mg पर 100 ml इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर क्या होता है कि हृदयाघात की संभावना होती है। कितनी, इससे ज़्यादा होने पर हृदयाघात, ये सब चीज़ें, ये दिक्कतें आती हैं। ठीक, कितना होना चाहिए, 150 से 200 mg पर 100 ml। ठीक, इतना होना चाहिए। और क्या, और एक ये भी हो सकता है, ये भी आ सकता है कि 120 से कितना, 180 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। आगे देखते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक, आगे देखते हैं पादप कोलेस्ट्रॉल। क्या देखते हैं, पादप कोलेस्ट्रॉल। पादप कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है। पादप कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये वनस्पति से प्राप्त होंगे। जैसे कि सोयाबीन हो गया, नारियल का तेल हो गया, और मूंगफली हो गई। ठीक, अब देखते हैं कि ये पादप कोलेस्ट्रॉल हो गए, ये वनस्पति से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं अर्गो कोलेस्ट्रॉल। अर्गो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसको देखते हैं कि ये खमीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो पादप कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं कि ये वनस्पति में सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगे, और अर्गो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, खमीर में सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं ये अब हम देखते हैं कि आवश्यक वसीय अम्ल क्या होते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल जो होते हैं ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। ये 3 होते हैं। जैसे कि एसेंशियल जो आवश्यक वसीय अम्ल हो गए, और वहाँ पर क्या हमने आवश्यक प्रोटीन जो उसमें पढ़ा था, क्या आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड। तो लेकिन इसमें क्या है, आवश्यक वसीय अम्ल है। तो जो आवश्यक होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें बाहर से लेना पड़ता है ना। तो उसमें भी यही चीज़ें थी, इसमें भी यही चीज़ें हैं। तो ये 3 होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 होते हैं। ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। ये देखिए क्या है, उसमें अमीनो एसिड में भी यही चीज़ें थी। ये हमारे
ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। ना, तो ये क्या हो गया, आवश्यक वर्षीय अम्ल हो गया। इसमें क्या होते हैं कि 3 होते हैं। एक होता है लिनोलिक, लिनोलिनिक, लिनिक। तीसरा क्या हो गया, आर्किडोनिक। कौन कौन से, ये जो आवश्यक वर्षीय अम्ल 3 होते हैं, ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इनको बाहर से लेना पड़ता है। पहला क्या हो गया, लिनोलिक, दूसरा कि लिनोलिनिक, और तीसरा क्या हो गया, आर्किडोनिक। अब हम देखते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। जो फैटी एसिड होते हैं ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। फैटी एसिड कितने हो गए, फैटी एसिड, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कितना, एक सैचुरेटेड हो गया और दूसरा अनसैचुरेटेड। एक संतृप्त वसा बोलते हैं, संतृप्त वसा, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसको असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा। अब देखिए संतृप्त वसा के बारे में कि ये क्या होता है। ये जो होते हैं ये गर्मी में पिघलेगा, ठीक है, गर्मी में पिघलेगा और ठंडी में जमा रहेगा, ठंडी में जमा रहेगा। और असंतृप्त वसा जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, स्टोर नहीं होते। और क्या, ये जमते नहीं हैं, जमते नहीं हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में जाकर जम जाते हैं, जाकर जम जाते हैं। तीसरा क्या है कि अब ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये नहीं जमते हैं और ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। और ये क्या होता है, हम लोगों के हार्ट लीवर के लिए अच्छा होता है, हार्ट लीवर के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है, ये हम लोगों के हार्ट लीवर के लिए अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि ये जमता नहीं है। ये जमता नहीं है। अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये भी कितने होते हैं, ये भी 2 होते हैं, एक मुफा होता है, दूसरा क्या होता है, पूफा होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, संतृप्त वसा को पढ़ते हैं। हमने संतृप्त वसा क्या देखा कि संतृप्त वसा जो होता है यह जम जाता है ना, और हमारे ये गर्मी में पिघलेगा और ठंडक में क्या होता है, जम जाएगा। और क्या होगा कि ये हमारे शरीर में जाकर जमते हैं। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। पहला क्या है, ब्यूटेरिक एसिड। तो संतृप्त वसा क्या हो गया कि ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक
एसिड। अब ये क्या होता है, इसको देखिए, ब्यूटेरिक एसिड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये मक्खन में पाया जाता है ना। मक्खन में जो हल्की हल्की गंध आती है, जो हल्की सी महक होती है, वह किसकी वजह से होती है कि ब्यूटेरिक एसिड की वजह से होती है। तो ये किस में पाया जाता है, मक्खन में, मक्खन में। और क्या कि दूसरा क्या है, कैप्रोइक एसिड। दूसरा क्या है, कैप्रोइक एसिड। ये भी जो होता है ये भी मक्खन में पाया जाता है, ठीक। और तीसरा क्या है, तीसरा कैप्रिक एसिड। कैप्रिक एसिड, और ये कहाँ पाया जाता है, ताड़ के तेल में, ताड़ के तेल में। और तीसरा क्या है कि लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, ये जो लॉरिक एसिड होता है ये नारियल के तेल में पाया जाता है, नारियल के तेल में पाया जाता है। चौथा क्या है, ये चौथा हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, पॉमिटिक एसिड। पॉमिटिक एसिड ये जंतु और वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं। किसमें, जंतु और वनस्पति। ये जो होते हैं जंतु और वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं। फिर ये छठा क्या है, स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड ये भी जो होता है ये भी जंतु और वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं। जंतु वनस्पति दोनों में। जैसे कि जंतु में जो होता है मछली का तेल होता है, जो मछली का तेल होता है उसमें पाया जाता है। अब 7वें नंबर देखते हैं, ये 7वां जो होता है ये किस में पाया जाता है, जो 7वें नंबर पे है ये आर्किडोनिक है ना, आर्किडिक ना। और क्या होता है, ये जो होता है एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। किसमें, ये एनिमल सोर्स से ना, जानवरों में, एनिमल सोर्स से। और उसके बाद क्या है 7वां, ये 8वां क्या है कि एसिड। फिर ये कितने हो गए, 8 नंबर तक। तो हमने क्या देखा कि संतृप्त वसा किसमें कहाँ पाया जाता है। ये क्या होता है संतृप्त वसा, यह गर्मी में जो होता है ये पिघलता है, गर्मी में पिघलता है, लेकिन ठंड में तापक्रम का इस पे जो होता है बहुत असर होता है। ये गर्मी में जो होता है पिघलता है और ठंडी में जाकर ये जमा होता है। इसको खाने पर ये हमारे शरीर में भी ये जमता है। ये कमरे में भी इसको रखेंगे, ये ठंडक रहेगा मौसम तो ये जमेगा। तो इसमें क्या क्या होते हैं कि देखिए संतृप्त वसा, ये सब क्या है, ये सब संतृप्त वसा है। कौन कौन से, ब्यूटेरिक एसिड किसमें पाया जाता है, मक्खन पाया जाता है। कैप्रोइक एसिड ये भी क्या होता है, मक्खन में। अगर पूछा जाए कि ब्यूटेरिक एसिड कौन, मतलब मक्खन में जो हल्की सी गंध होती है वो किसकी वजह से होती है, ये ब्यूटेरिक एसिड की वजह से। कैप्रिक एसिड ये ताड़ के तेल में पाया जाता है, और लॉरिक एसिड नारियल के तेल में पाया जाता है। पॉमिटिक एसिड जंतु और वनस्पति में पाए जाते हैं। स्टीयरिक एसिड जंतु वनस्पति में पाए जाते हैं। और क्या होता है, आर्किडिक एसिड एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। और मिरिस्टिक एसिड क्या होता है, ये जो होते हैं जायफल और मक्खन में पाए जाते हैं। किसमें, जायफल और मक्खन में, ठीक, मक्खन में पाए जाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। तो हमने अब ये क्या हो गया, ये संतृप्त वसा हो गया। अब हम यहीं पर देखते हैं असंतृप्त वसा ना। असंतृप्त वसा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है।
दूसरा क्या, ये शरीर में जमता नहीं है ना, ठंड में भी ये क्या होगा, ये जमेगा नहीं। जैसे कि इस टाइम देखिए आप नारियल का तेल देखिए, ये सब जम जाएगा, लेकिन जो होता है कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ये सब क्या होते हैं, ये सब जमेंगे नहीं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हम लोगों के हार्ट लीवर ये सब के लिए अच्छा होता है। तो इसको क्या होता है, इसमें दो होते हैं, हमने देखा कौन कौन से, एक क्या था, मूफा था, दूसरा क्या था, पूफा था। ये दो होते हैं, कौन, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। कितने हो गए, दो हो गए। पहला क्या है, मूफा, मूफा, दूसरा क्या है, पूफा, पूफा। और मूफा पूफा क्या है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और पूफा क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो पूफा को क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मूफा को क्या बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम एक एक करके इसको भी देखेंगे। ये सभी क्या होते हैं हमारे शरीर के लिए, ये ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि असंतृप्त वसा हम ले सकते हैं तो संतृप्त वसा का हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता, नहीं, हमारे शरीर में दोनों ही उपयोगी होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि जो मूफा है ये क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ना, और ये क्या है, पॉली फैटी एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूफा हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा का क्या हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें कौन से होते हैं, ये पहला इसमें क्या होता है, पॉल्मिटॉलिक एसिड। क्या होता है, ये यहाँ पर लिख देते हैं, पॉल्मिटॉलिक जो होता है एसिड, और क्या हो गया इसमें, ऑलिक एसिड। तीसरा क्या हो गया, एरियूसिक फिर पॉल्मिटॉलिक एसिड और ऑलिक एसिड, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा इरियूसिक एसिड। ठीक, ये तीन हो गए किसमें, मूफा में। तो पूफा जो है ये दो प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा जो असंतृप्त वसा है ये दो प्रकार का हुआ, एक मूफा दूसरा पूफा। अब पूफा में भी दो प्रकार, क्योंकि इसमें कई प्रकार हैं, लेकिन जो है अभी हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं। क्या है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6, क्या है, ओमेगा 3 ओमेगा 6। ठीक है, और पॉल्मिटॉलिक एसिड में क्या कौन कौन सा है इसको देखते हैं, यहीं पर आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें पॉल्मिटॉलिक एसिड में जैतून का तेल ना, और क्या कि मछली का तेल, और क्या, यहाँ पर यहीं पर नोट कर लीजिए इसको, फिर सूअर का तेल। तो ये तीन हो गए, क्या हो गए, ये तीन हो गए। तो ये मूफा के अंतर्गत आते हैं, पॉल्मिटॉलिक, ऑलिक और इरियूसिक। क्या क्या, पॉल्मिटॉलिक देखिए असंतृप्त वसा दो होते हैं, एक मूफा होता है, दूसरा क्या होता है, पूफा। मूफा का फुल फॉर्म हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा का हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मूफा में जो होता है पॉल्मिटॉलिक एसिड होता है, ये जैतून हो गया, मछली हो गया और सूअर का तेल, इन तीनों का तेल हो गया। और यहीं पर हम लिखते हैं कि ऑलिक एसिड क्या होता है, ये क्या हो गया, जैतून का तेल और राई का सूरजमुखी का तेल।
ये 3 क्या हो गए, ये 3 ना, तो ये 3 क्या हो गए, ऑलिक एसिड के अंतर्गत आए। अब हम इरियोसिक एसिड के अंतर्गत देखते हैं तिल का तेल, तिल का तेल और क्या, राई का तेल। तिल का तेल और क्या होता है, राई का तेल। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आ गए, किसके अंतर्गत आ गए, मूफा के अंतर्गत। कौन कौन से, पॉल्मिटोलिक, ऑलिक और इरियोसिक। ठीक, पॉल्मिटोलिक जैतून का तेल, मछली का तेल, सूअर का तेल, और ऑलिक जो होता है जैतून का तेल, राई का तेल, सूरजमुखी का तेल, और इरियोसिक जो होता है तिल का तेल, राई का तेल। अब हम देखते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वह 3 होते हैं ना। कौन कौन से 3 होते हैं, यहीं पर देखते हैं कि यहाँ पर कि ओमेगा 3 जो होता है, पहले ये जो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 क्या होता है, पहला देखिए लिनोलिनिक, और क्या हो गया, देखिए लिनोलिक और आर्किडोनिक, ये दोनों किस में थे, ये संतृप्त वसा में थे, किसमें, संतृप्त में। अब लिनोलिनिक किस में आ गया, असंतृप्त में आ गया, किसमें, लिनोलिनिक असंतृप्त में आ गया। और क्या हो गया दूसरा, इको सेप्नेटोनिक, इकोसेप्नेटोनिक, और तीसरा क्या है, डोकोसेक्सनोइक, डोकोसेक्सनोइक एसिड। तो ये क्या हो गए, ओमेगा 3 हो गए। कौन कौन से, लिनोलिनिक, इकोसेप्नेटोनिक और डोकोसेक्सनोइक। हम ओमेगा 6 के पहले इसको देखते हैं, लिनोलिनिक को देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए मूफा के बारे में नहीं, हम लोग पूफा के बारे में देख रहे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ना। पहला क्या था कि इसमें क्या था, पूफा में 2 थे, कौन कौन से, ओमेगा 3, ओमेगा 6। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा 3 के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, ओमेगा 3 में पहला क्या था, लिनोलिनिक। अब लिनोलिनिक में क्या है, ये हम देखते हैं, किसी भी वनस्पति तेल में जो होंगे उन सबसे प्राप्त होगा। ठीक है, लिनोलिनिक जो होता है ये किससे प्राप्त होंगे, वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से प्राप्त होंगे। जैसे क्या होता है, अलसी को और क्या बोलते हैं, तीसी भी बोलते हैं ना। तो अलसी के जो तेल होते हैं ये बहुत फायदेमंद होता है। और क्या, सोयाबीन, क्या इन दोनों के तेल जो होते हैं वह अलसी और सोयाबीन। अब दूसरा देखते हैं, इकोसेप्नेटोनिक, इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है मछली का तेल, ठीक। तो इकोसेप्नेटोनिक हो गया। अब क्या, डोकोसेक्सनोइक, इसमें क्या हो गया, डोकोसेक्सनोइक में क्या होता है कि मछली का तेल। तो ये देखिए, पहले ये देखिए लिनोलिनिक किस में है, ओमेगा 3 में। अब हम आगे देखते हैं कि 2 लिनोलिक
लिनोलिनिक और आर्किडोनिक, 3 देखा था हम लोगों ने ना। तो लिनोलिक किस में हो गया? ओमेगा 3 में। अब 2 बचा कौन? लिनोलिनिक और आर्किडोनिक। तो ये क्या हो गया? ओमेगा 6 में आ गया। किस में? ओमेगा 6 में। ओमेगा 6। लिनोलिक। अब लिनोलिक क्या होता है कि ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। किससे? ये वनस्पति जगत से प्राप्त होंगे। और क्या हो गया? लिनोलिक हो गया। और आर्किडोनिक? ये किससे? ये वनस्पति जगत से नहीं मिलेगा। कहाँ से नहीं मिलेगा? वनस्पति जगत से नहीं मिलेगा। तो ये दोनों क्या थे? ओमेगा 6 हो गए। लिनोलिनिक जो होता है, लिनोलिनिक और क्या पॉल्मिटॉनिक जो होता है, और इरियूसिक। लिनोलिनिक, पॉल्मिटॉनिक और इरियूसिक, ये तीनों क्या हो गए? ओमेगा 3 हो गए। कौन कौन से? लिनोलिनिक और क्या? पॉल्मिटॉनिक और इरियूसिक। ये तीनों कौन से हो गए? कि मुफा के, ये तीनों क्या होते हैं? मुफा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अरे किसके अंतर्गत आएंगे? ओमेगा 3 के अंतर्गत। कौन कौन से? लिनोलिनिक और सेप्नेटॉनिक और क्या होता है? डोकोसेप्नेटॉनिक। ठीक। तो ये क्या हो गए? ओमेगा 3 के अंतर्गत आता है। अभी हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि जो लिनोलिक था, ओमेगा 3 में 3 थे। कौन कौन से? लिनोलिनिक और इकोसेप्नेटॉनिक, और तीसरा क्या था? तीसरा जो है वो डोकोसेक्सनोइक था। क्या था? डोकोसेक्सनोइक था। तो ये 3 क्या हो गए? ये 3 हो गए ओमेगा 3। और ओमेगा 6 में क्या हो गया? 2 हो गया। एक लिनोलिक हो गया और दूसरा क्या हो गया? आर्किडोनिक हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि वसा की जो होती है, इसकी कई शब्दावलियाँ हैं। वसा की शब्दावली। वसा की शब्दावली। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे। ये जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है कि रेंसिडिटी क्या होती है। क्या होती है? रेंसिडिटी। इसको देखते हैं। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? इसको देखते हैं कि ये जो होती है विकृत गंधता होती है ना, जो अलग तरीके की गंध आती है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी ना। विकृत गंधता होती है। ठीक। रेंसिडिटी जो होती है यह विकृत गंधता को बोलते हैं। तेल को जब होता है कई बार, जैसे हम पूड़ी वगैरह तलते हैं, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि बाहर की चीज़ें वो लोग क्या करते हैं कि वही तेल बार बार यूज़ करते हैं, वही तेल बार बार यूज़ किया जाता है। तो एक प्रकार की इसमें गंध होती है। कई बार कोई चीज़ तेल को, जैसे तेल से अगर आप पूड़ी तलिए, कोई भी चीज़ तल रही है जो तेल बच जा रहा है, फिर उसको दोबारा गर्म करिए तो उसमें एक गंध आती है, उसमें एक प्रकार का गंध आती है। तो जो क्या कहलाती है? यही क्या कहलाती है? रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है। तेल को बार बार गर्म करने पर उसमें जो गंध आती है वही रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक। आगे देखते हैं कि ये रेंसिडिटी हो गया। दूसरा क्या होता है कि तेल को बहुत बार गर्म करने पर उसमें जो कण मौजूद होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। कि वह कण जो होता है तेल को बार बार गर्म करने पर वह कण जो होता है मौजूद हो जाता है, और जिसकी वजह से वह गंध आती है। यह जो होता है ये तेल बहुत नुकसान भी करता है। ये तेल बहुत नुकसान करता है क्योंकि उसको बार बार गर्म किया जा रहा है, तो वह बहुत नुकसान करेगा। अभी देखिए उसके बारे में भी है कि एक्रिलिक, उसको क्या बोलेंगे? एक्रिलिक ना, एक्रिलिक।
लिख। जब बार बार तेल को हम इसको यूज़ करते हैं तो उसमें जो रेंसिडिटी हो जाती है, उस रेंसिडिटी के कारण क्या होता है, गले में जैसे जलन होने लगती है, जो गले में जलन होती है। रेंसिडिटी क्या हो गया कि बार बार तेल को गर्म करने पर उसमें जो गंध आती है वही क्या होती है, रेंसिडिटी कहलाती है। लेकिन उस तेल का यूज़ करने पर, उस तेल को जब हम खाते हैं, बार बार तेल का यूज़ करते हैं तो उससे गले में जलन होने लगती है, वही क्या कहलाती है, एक्रिलिक कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं मोयम करना। क्या तीसरे नंबर पर देखते हैं, मोयम करना। मोयम करना क्या होता है कि जब किसी भी खाद्य पदार्थ में जो होता है कि खाद्य पदार्थ में फैट को मिलाया जाता है, वसा को मिलाया जाता है, तो मोयम करना, तो मोयम कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाद्य पदार्थ चाहे जिसमें मिला लिया जाए। तो बात यह है कि जैसे जिस तरीके से आटे में हम क्या बनाते हैं, खस्ता वगैरह बनाते हैं। कोई जैसे अगर आप देखिए समोसा बनाइए तो भी क्या आटे में क्या किया जाता है, मोयम दिया जाता है। मतलब आटे में जो फैट मिला के उसको उस तरीके से मिलाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, मोयम करना कहलाता है। आगे देखते हैं पायसीकरण। ये तीसरा हो गया ना, मोयम करना। और चौथा क्या है, पायसीकरण। पायसीकरण ये क्या है, ये जब फैट को क्या होता है, और फैट को वाटर या फैट में वाटर मिक्स किया जाता है, वाटर मिक्स किया जाता है। जैसे कि दूध हुआ, दही हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या है, ये सब पायसीकरण के अंदर। देखिए अभी आप दही को मथिए तो उसमें से मक्खन निकल आता है, पानी जो है, पानी डालने जो पानी वो अलग हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण ये क्या है, जब फैट का किससे, क्षार से अभिक्रिया करवाई जाए, अभिक्रिया करवाई जाए। और पांचवा छठवां क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स। क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स। ये क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है, इसको देखते हैं। जब हमारे ब्लड में जो फैट के अणु होते हैं, तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है, जो हमारे ब्लड में क्या होता है, फैट के अणु होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहलाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, रेंसिडिटी क्या हो गया, जब ये रेंसिडिटी होती है, एक विकृत प्रकार की गंधता होती है। और क्या कि इसको जिस तेल को बार बार गर्म करने पर, बार बार अगर उसको हम तेल को गर्म कर रहे हैं तो उसमें से जो गंध आती है वही क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। दूसरे नंबर पर क्या है, एक्रिलिक है। एक्रिलिक क्या होता है, तेल को बार बार गर्म करने पर क्या होता है कि उसको जब हम यूज़ करते हैं, गर्म करने पर वो जो गंध आई वो क्या कहलाई कि रेंसिडिटी कहलाई। लेकिन जब उस तेल का हम यूज़ करते हैं, उस तेल को हम खाते हैं, तो क्या होता है, इससे हमारे गले में जो जलन होती है वही क्या कहलाई, वही एक्रिलिक कहलाई। मोयम करना क्या होता है, जब खाद्य पदार्थ में वसा या फैट को मिलाया जाता है तो वही मोयम करना कहलाता है। पायसीकरण क्या होता है, फैट और वाटर को एक साथ मिलाया जाए। एक साबुनीकरण क्या होता है, फैट का क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, वही साबुनीकरण है। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है, हमारे ब्लड में फैट के अणु होते हैं, वही अणु क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि हाइड्रोजनीकरण। क्या, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त वसा का, किसमें, असंतृप्त वसा का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाए। असंतृप्त वसा का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाए। क्या होता है, करवाने पर ये किस में बदल जाती है,
जब ये असंतृप्त वसा जो होती है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये किस में बदल जाएगी, संतृप्त वसा में, संतृप्त वसा में बदल जाएगी। तो यही क्या कहलाएगी, यही क्या है, हाइड्रोजनीकरण कहलाएगी ना। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है कि असंतृप्त वसा को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यही संतृप्त वसा में बदल जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हाइड्रोजनीकरण हो गया। दूसरा क्या होता है, विंटेनाइजेशन। विंटेनाइजेशन ये क्या होता है, विंटेनाइजेशन ये क्या होता है, संतृप्त वसा का असंतृप्त वसा में बदलना विंटेनाइजेशन कहलाता है। संतृप्त वसा का असंतृप्त वसा में बदलना विंटेनाइजेशन कहलाता है। अब आगे देखते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल रिफाइंड ऑयल क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, परिष्कृत तेल बोलते हैं ना। कई बार जो होता है कि किसी तेल पर कई बार जो होता है वह प्रोसेस कराई जाती है, प्रोसेसिंग मतलब इस तेल की, रिफाइंड ऑयल की जो होती है कई बार प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। ठीक, रिफाइंड ऑयल जो होता है यह ज़्यादा लंबी समय तक इसको रखा जा सकता है, ये ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है, तो यही क्या कहलाई, रिफाइंड ऑयल कहलाया। ठीक, और इसका क्या होता है, इसमें एक चीज़ें और होती हैं, इसका स्मोकिंग पॉइंट जो होता है वह ज़्यादा होता है और इसको ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं। इस पे जो होता है, कोई जो तेल होता है उसका उस पर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, आगे देखते हैं कि क्या हो गया। अब इतना हो गया, कौन कौन सा, एक रेंसिडिटी है, दूसरा एक्रिलिक है, फिर मोयम करना। रेंसिडिटी क्या था, जब हम तेल को बार बार गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो उसमें एक प्रकार की गंध आती है वही क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। एक्रिलिक क्या होता है, जब तेल को क्या करते हैं हम, उस तेल को यूज़ करते हैं तो उसमें गले में थोड़ी सी जो जलन होती है वही, या उस तेल को बार बार यूज़ करने पर जलन होने लगती है, ये दिक्कतें होती हैं, ऐसे तेल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वही क्या कहलाया, एक्रिलिक कहलाया। खाद्य पदार्थ जब हम मोयम देते हैं तो वही क्या कहलाया, मोयम करना कहलाया। तो पायसीकरण है, और इसका क्या है, साबुनीकरण जो होता है उसको क्या होता है कि क्षार से हम अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक, फिर काइलोमाइक्रॉन्स हो गया कि हमारे ब्लड में जो अणु होते हैं उसको क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त वसा को किसमें, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर वह संतृप्त वसा में बदल जाती है, वही हाइड्रोजनीकरण है। विंटेनाइजेशन क्या है कि जब हम संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में बदलते हैं तो वही विंटेनाइजेशन कहलाती है। रिफाइंड ऑयल हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम आगे देखते हैं क्या टेस्ट। तो हम लोगों ने कितने कार्बोहाइड्रेट में टेस्ट पढ़े हैं, उसमें कम थे, लेकिन प्रोटीन के टेस्ट काफ़ी बड़े थे। अब हम देखते हैं फैट के टेस्ट। फैट के टेस्ट जो होते हैं वह दो होते हैं, कौन कौन से, पहला क्या है, एक पहला आयोडीन टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट हो गया। और दूसरा क्या है, पहला आयोडीन टेस्ट हो गया, दूसरा क्या है, एसिड टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट जो होता है वह क्या होता है, ये अनसेचुरेटेड फैट को की मात्रा को बताता है, अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा को बताता है। और ये क्या होता है, ये किसको बताता है, फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड की मात्रा को बताता है। तो क्या होता है कि आयोडीन टेस्ट क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा को बताता है। और एसिड टेस्ट, तो ये दोनों टेस्ट किस में होते हैं, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों
अरे आयोडीन टेस्ट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एसिड का फ्री फैटी एसिड की मात्रा होता है। ये दोनों किसके हैं कि फैट में जो टेस्ट होते हैं उसके लिए होते हैं। एक अनसैचुरेटेड के लिए किया जाता है, दूसरा किसके लिए, फ्री फैटी एसिड के लिए किया जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा फैट के बारे में। अब फैट के बारे में देखेंगे, फैट की कमी हो जाती है तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं, और फैट अगर शरीर में अधिक हो गया तो भी तो दिक्कतें आएंगी। फैट अगर अधिक होगा तो भी नुकसान होगा, फैट की कमी होगी, वसा की कमी होगी तो भी हमारे शरीर में नुकसान पहुंचेगा। तो अगर फैट की कमी होगी यानी वसा की कमी हो गई, फैट की कमी हो गई तो क्या होगा, तो इसे क्या, कौन सा रोग होगा, फाइनोडर्मा हो जाएगा। क्या होगा, फाइनोडर्मा हो जाएगा ना। अब ये फाइनोडर्मा होता क्या है, इसे क्या कहते हैं, टॉड स्किन कहते हैं, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टॉड स्किन। यानी बोलिए कि ये कछुए के समान जो होती है वह स्किन हो जाती है उसको, जैसे कछुए की स्किन देखिए, वह खट खट की आवाज़ आती है, बहुत कड़ी होती है, एकदम रूखी होती है। तो उसी तरीके से अगर वसा की शरीर में कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, फाइनोडर्मा होगा, जिसको बोलते हैं टॉड स्किन बोलते हैं। ठीक है, स्किन जो होती है, ऊपर की जो चमड़ी होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक, किसकी वजह से, और ये किसकी वजह से होता है, ये एसेंशियल फैटी एसिड की कमी की वजह से होती है। किसकी वजह से, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी की वजह से होती है। और क्या होता है, वसा की कमी होने पर वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं, वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं, ए, डी, ई, के, ई सब क्या होते हैं, वसा में घुलते हैं ना। तो ये विटामिन जो होते हैं, जब अगर फैट की हमारे शरीर में वसा ही नहीं रहेगा तो ये विटामिन मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो विटामिन घुलेंगे नहीं। हम मान लीजिए हम शरीर में खा रहे हैं, विटामिन ए ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन अगर हम फैट नहीं ले रहे हैं तो ये विटामिन क्या है, उसमें घुलेंगे ही नहीं। ठीक, तो वसा के लिए जो विटामिन जो घुलते हैं उनके लिए भी फैट का होना ज़रूरी होता है। और क्या होता है, फैट जो होता है हमारे शरीर के जो सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है, हमारी स्किन में जो चमक लाता है उसके लिए ज़रूरी होता है, हमारे स्किन और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। और किसके लिए कि एक्जिमा के अगर फैट की कमी है तो एक्जिमा रोग यानी स्किन जो होती है वह ड्राई हो जाती है, लाल लाल जैसे चकत्ते चेहरे पे पड़ जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वसा की कमी से होता है। तो वसा जो है वह ज़्यादा देर तक होने पर इसमें क्या होता है कि फैटी लीवर हो जाता है, या हम वसा ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, देखिए ये कमी थी लेकिन अगर हम वही फैट जो है वह अधिक ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे हृदयाघात या हाई बीपी ये सब दिक्कतें होंगी, मधुमेह की दिक्कत होगी, तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सब क्या था, ये सब पूरा हम लोगों ने फैट के बारे में पढ़ा ना, कि फैट की कमी से क्या होता है क्या, और फैट की अधिकता होती है तो क्या होता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, फैट की अधिकता की वजह से हमने क्या पढ़ा कि मोटापा बढ़ेगा, मधुमेह रोग होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये सब चीज़ें, बहुत सी दिक्कतें। अब देखिए अब मतलब इस समय तो हमको लगता है कि आप हर घर में देखिए, सबको किसी को बीपी की दिक्कत है, किसी को डायबिटीज़ की दिक्कत है, हर घर में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब फैट की वजह से भी होता है। ठीक है, तो आज ये फैट का जो है इतना चैप्टर इतना कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि हम लोग विटामिन जो है वो लंबा खींचेगा तो विटामिन को शुरू करते हैं। ठीक है, विटामिन ए है, बी है, B2 है, फिर B1, B2 है, B3 है, इस तरीके से कई विटामिन हैं। तो हम लोग धीरे धीरे विटामिन को पढ़ेंगे। ठीक।